सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, ध्येय टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पुराणिक। इस हफ्ते का आर्थिक मुद्दे कार्यक्रम लेके गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और देश का राजनीतिक तापमान भी बढ़ रहा है। इसमें जीएसटी यानी सेवा और माल कर का मुद्दा अहम होकर उभरा है। जीएसटी सिर्फ अर्थशास्त्र का ही नहीं, सघन राजनीति का भी विषय है। जीएसटी का अर्थशास्त्र यह है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में हमारे पास फरवरी 2019 तक के यानी 11 महीने के आंकड़े उपलब्ध हैं। इन 11 महीनों में सिर्फ 3 बार ही जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ के आंकड़े के पार गया है। जीएसटी संग्रह में सुस्ती नजर आ रही है। आज हम बात करेंगे जीएसटी से जुड़े तमाम आयामों पर। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार। आप देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहे हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार ने काले धन, नोटबंदी, जीएसटी पर व्यापक अध्ययन किया है और हाल ही में उनकी किताब जीएसटी पर आई है, ग्राउंड स्कॉर्चिंग टैक्स, यानी जमीन को झुलसा देने वाला टैक्स। इस किताब में कई बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और कानून के जानकार मनीष गुप्ता। मनीष गुप्ता जी जीएसटी से जुड़े तमाम आयामों का गहरा अध्ययन करते रहे हैं। इसके कानूनी पहलुओं पे, इसके प्रैक्टिस के पहलुओं पे चर्चा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। जीएसटी को लागू हुए करीब 2 साल पूरे होने वाले हैं। जुलाई 2019 में इस कर व्यवस्था को लागू हुए 2 साल हो जाएंगे। 1 जुलाई 2017 को लागू हुए जीएसटी का मकसद तमाम तरह के टैक्सों और दरों को कम करना है। जीएसटी समूचे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत सामान्य बाजार बनाने के लिहाज से तैयार किया गया है। जीएसटी विनिर्माता से उपभोक्ता तक माल और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया कर है। जीएसटी कर आधार को विस्तार प्रदान करने तथा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में भी सक्षम है। सरकार का मानना है कि जीएसटी के आने से अब उन लोगों का टैक्स के दायरे से बचना मुश्किल हो गया है जो कर से बचने का इंतजाम कर लिया करते थे। सरकार का दावा है कि जीएसटी ने पारदर्शिता को बढ़ावा दिया और काले धन को पैदा करने वाले सौदों की आशंकाओं को न्यूनतम कर दिया। जीएसटी को लागू करने के वक्त से ही काफी आलोचनाओं और विरोधों का सामना करना पड़ा है। जानकारों का कहना है कि पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी लागू किए जाने से देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक 28% तक का टैक्स जीएसटी में लगाया गया है। कई सेवाएं भी जीएसटी के लागू किए जाने के बाद महंगी हुई हैं। कई आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक जीएसटी का न सिर्फ नियोजन गलत है, बल्कि ये व्यवस्था अपनी संरचनात्मक समस्याओं से भी जूझ रही है। जीएसटी के मौजूदा स्वरूप के कारण असंगठित क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ा है। जानकारों का कहना है कि इससे संगठित क्षेत्र का विस्तार होगा, जबकि असंगठित क्षेत्र में कमी आएगी, जिससे असमानताएं और बढ़ेंगी। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जीएसटी के कारण असंगठित क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। कुछ अनुमानों के मुताबिक मौजूदा समय में असंगठित क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि असंगठित क्षेत्र सिकुड़ रहा है। असंगठित क्षेत्र के कारोबार बंद हो रहे हैं। कारोबार बंद होने का एक परिणाम यह है कि रोजगार की स्थिति चिंताजनक हुई है। हालांकि जीएसटी व्यवस्था के फायदे भी हुए हैं। 2018 में आई विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी भारत ने लंबी छलांग लगाई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 23 अंकों की छलांग लगाते हुए भारत मौजूदा समय में 77वें पायदान पर है। अरुण जी, किताब हमारे सामने आपकी है और आपने इससे पहले इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक आर्टिकल लिखा और तमाम अखबारों में हम आपको देखते रहे हैं। किताब का स्वर आपका ये है कि जैसे किताब के नाम से जाहिर है, ग्राउंड स्कॉर्चिंग टैक्स, झुलसा देने वाला टैक्स, जो आप कहते हैं कि तमाम समस्या परेशानियां हैं। हमें जीएसटी की सरकारी वेबसाइट बताती है कि जीएसटी आने के बाद कर संग्रह के बेहतरी व्यवस्था के साथ हुआ ये है कि
करप्शन कम हो गया है, ब्लैक ट्रांजैक्शन कम हो गया है, चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। आपकी किताब से स्वर ये निकलता है कि समस्याएं पहले से बढ़ गई हैं। तो कृपया हमको बताएं कि झुलसा देने वाले क्या क्या तत्व जीएसटी के सिस्टम में हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये मैंने टाइटल रखा, ये धरातलीय अर्थव्यवस्था जो है उसको ध्वस्त कर रहा है, और इसीलिए ग्राउंड स्कॉर्चिंग टैक्स इसका नाम रखा है। तो हमारी अर्थव्यवस्था के दो हिस्से हैं, एक संगठित क्षेत्र और एक असंगठित क्षेत्र। जो असंगठित क्षेत्र है उसमें 94% लोग काम करते हैं और 45% उत्पादन होता है। तो ये जो असंगठित क्षेत्र है, इसका ऊपर जो जीएसटी का असर है वो बहुत ही खराब असर पड़ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये झुलसा देने वाला एक वो है। दूसरी बात, ये जो किताब लिखी है ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे नहीं लिखी है, एक लॉयर के तौर पे नहीं लिखी है, ये लिखी है कि इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है इस टैक्स के बारे में। जी। तो जितनी भी रिपोर्ट मैंने इसमें कोट की हैं, 1978 में सबसे पहले एल.के. झा कमेटी आई थी इनडायरेक्ट टैक्स पे, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी रिपोर्ट आई थी 1986 में, फिर राजा चेला की 1993 में, फिर जो आपने देखा कि जो और रिपोर्ट आई 2002-2003 में केलकर और शोम की, फिर लास्ट में जो आई वो सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट। सभी कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल टैक्स है और भारतवर्ष में जहां इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र है वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। जी सर। तो जैसे कि एल.के. झा कमेटी ने कहा कि मैन वैट लागू हो, पर हम नहीं लागू कर पाए। फिर कहा कि जो लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी रिपोर्ट की मॉड वैट लागू हो, उसको भी चैप्टर बाय चैप्टर 12 साल लगे, फिर भी वो समस्या नहीं गई। तो अब समस्या ये है कि असंगठित क्षेत्र को हम रख तो रहे जीएसटी के बाहर। जी सर। मतलब कि रजिस्ट्रेशन पहले 20 लाख तक का जो एग्जाम था अब 40 लाख कर दिया। जो कॉम्पोजिशन स्कीम है पहले 75 लाख की थी, अब वो 1.5 करोड़ कर दिया है। तो यानी कि 1.5 करोड़ से जो नीचे वाले हैं उनको सहूलियत दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी कि जो उनका कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। वो जिससे जो उनसे माल खरीदेगा उसको इनपुट क्रेडिट नहीं दे सकते, तो उनका दाम बढ़ जाएगा। और तीसरा, जो उनसे खरीदेगा उसको उस पर रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि जो टैक्स मुझे देना चाहिए था और जो मैंने नहीं दिया वो उसको देना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। तो इस तरह के मैंने पॉइंट आउट किया कि कई चीज़ें हैं जो असंगठित क्षेत्र को बड़ा धक्का लगा रही हैं। उसमें एक और भी है कि आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप दिल्ली में हैं तो आप नोएडा में नहीं सप्लाई कर सकते, आप गुड़गांव में नहीं सप्लाई कर सकते। छोटे तो और असंगठित छोटे कारोबारी इंटर स्टेट काम नहीं कर सकते, इससे उनके व्यवसाय में संकुचन आएगा, मार्केट जो साइज कम हो जाएगा। तो इस तरह के फिर जैसे कि अब ये वन नेशन वन टैक्स की बात है। जी सर, कि यानी कि आप मतलब कहीं भी जाएं तो एक ही टैक्स लगेगा। तो इसका बेनिफिट लार्ज स्केल सेक्टर को तो बहुत मिलेगा, क्योंकि जैसे मारुति है वो तमिलनाडु में कुछ खरीदेगी और श्रीनगर में बेचेगी, वो कुछ अहमदाबाद में खरीदेगी और गुवाहाटी में बेचेगी, तो उनको तो बहुत फायदा है ना। लेकिन जो छोटा व्यापारी है, जो छोटा मैन्युफैक्चरर है, वो तो लोकल मार्केट से खरीदेगा, लोकली बेचेगा, तो उसको उसका स्केल इकोनॉमी का फायदा नहीं मिलेगा। जो बड़ा है उसको वेयर हाउसिंग में फायदा मिलेगा, क्योंकि अपने वो वेयर हाउसिंग इस तरह से, एक तरह से आपका ये कहना है प्रोफेसर साहब कि ये एक बड़े कारोबारी को, कॉर्पोरेट सेक्टर को, कंपनी को तो लाभान्वित कर रहा है, लेकिन इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा जो असंगठित क्षेत्र है, छोटा कारोबारी है, उसके कारोबार का, बाजार का संकुचन, और उसको वो टैक्स छूटे, टैक्स फायदे नहीं मिल रहे हैं जो बड़ी कंपनी। टैक्स से उसको छोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी उसको नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि वो अब कंपटीशन में पिछड़ रहा है। और इसीलिए मैंने प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन का उदाहरण दिया है अपने आर्टिकल्स में। वो कह रहे हैं कि हमारा जो लार्ज स्केल सेक्टर है वो तो 24% बढ़ रहा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र इससे कोप नहीं कर पा रहा है, वो घट रहा है, तो डिमांड शिफ्ट हो रही है। लेकिन एक चीज़ और मैं ऐड करूं कि बड़े जो धंधे हैं वो भी परेशानी में आ गए हैं, क्योंकि इसमें 400-500 चेंजेस आ चुके हैं पिछले 20 महीने में। इतने ऑर्डर्स हैं, इतने कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ई-वे बिल की परेशानी है, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स है और हमारा देश बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड टैक्स एक कॉम्प्लिकेटेड देश में लग रहा है, तो उसी की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है। और बड़ा जो व्यापार है वो भी कह रहा है कि जो हमें परेशानी आ रही है इससे डील करने में, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं। और वो जो कस्टम्स और एक्साइज वाले पहले होते थे, अब जो जीएसटी के अधिकारी हैं वो खुद इसको समझ नहीं पा रहे हैं, उनका भी काम बढ़ गया है। और इसलिए मेरा मानना है कि करप्शन भी चलता चला जा रहा है, क्योंकि एक चेन है जो आपके जीएसटी नेट से बाहर है और एक चेन जो जीएसटी नेट के अंदर है। उसी तरह जैसे ई-वे बिल है, ई-वे बिल में इंस्पेक्शन होता है, तो इंस्पेक्शन में पुलिस वाले पैसे मांग लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी कठिनाइयां, और इसीलिए क्या है, दो अहम मुद्दे जो जीएसटी के थे, ई-वे बिल को डिले किया गया, जीएसटीआर 2 बिल है
उसको तो अभी तक जो लागू नहीं किया गया है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बीच में नहीं था, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को दोबारा लाया गया। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। तो प्रोफेसर साहब, आपकी बात मोटे तौर पर 3 बात समझ में आ रही है। नंबर 1, छोटे कारोबारी के लिए बहुत दिक्कत। नंबर 2, जटिल बहुत है। और तीसरी बात, चूंकि समझ में नहीं आ रही, इसलिए तमाम एजेंसीज भी करप्शन का रास्ता निकाल रही हैं। मैं मनीष जी आपकी तरफ आता हूं। हम जीएसटी की वेबसाइट जब देखते हैं तो उसमें हमें विस्तार से बताया जाता है करप्शन फ्री है, ह्यूमन इंटरवेंशन ही नहीं है, सारा मामला ऑटोमेटेड है। तो डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने एक बात पहले ही साफ कर दी कि ये बात बतौर वकील नहीं बोल रहे, बतौर सीए नहीं बोल रहे, वो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में, एक जो अर्थशास्त्री का हो सकता है उसमें बात कर रहे हैं। आप तो चूंकि खुद सीए भी हैं और आपने कानून पढ़ा है, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा हैं कि छोटे कारोबारी हैंडल नहीं कर सकते? आपकी राय क्या है? देखिए, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो एक इकोनॉमिस्ट की हैसियत से बात कर रहे हैं, हम इसको बिल्कुल ठीक समझते हैं। नॉलेज सेम होती है, चाहे वो इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो, सीए की हो या वकील की हो। फर्क सिर्फ इतना है कि सीए या वकील हो या कोई भी टैक्स एक्सपर्ट है, वो उसको इम्प्लीमेंट करता है और उसका सीधा संबंध होता है जनता से, जनता की परेशानियों से, जो संभवतः इकोनॉमिक्स के पास उतनी नहीं पहुंचती, उनके पास समरी पहुंचती है। अब एक एक करके जो प्रोफेसर साहब ने चर्चा की कि ये परेशानियां हो रही हैं, मैं उन पे एक एक करके समय बिंदु से अपनी राय रखूंगा कि ये समस्याएं हैं या नहीं है। जैसे सबसे पहले आपने कहा कि अब वो इंटरस्टेट बिजनेस नहीं कर पा रहा, ये व्यवस्था पहले भी थी। कोई भी ऐसा व्यापारी जो पहले अपने माल को, चाहे वो 1 रुपए का हो, अपने व्यापार की शुरुआत में भी, यानी उसका टर्नओवर आज 0 है, अगर 1 रुपए का माल भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली से बिहार या दिल्ली से उत्तर प्रदेश या वाइस वर्सा भेजता है, उसे सेंट्रल सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना ही था। तो वो यहां भी लेना है। एक, अब अगर उसे सेंट्रल सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसे लोकल सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन भी लेना है, यानी उसे एक और रजिस्ट्रेशन लेना है। अब इसके बाद अगर एक व्यापारी ने अपनी किसी जो थोड़ा सा ठीक स्तर का है, अगर उसने 2-3 स्टेट में अपनी ब्रांच खोली है, तो वहां भी उसको रजिस्ट्रेशन लेने हैं, है ना। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से देखें तो बहुत सारा सुख और आराम करदाता को आया है, पहली बात। दूसरा, सुख आराम क्या ऑनलाइन की वजह से आ गया कि आप एक जगह रजिस्ट्रेशन एक ही है ना? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो हर स्टेट में अब भी करना पड़ेगा, लेकिन सब फाइलिंग ऑनलाइन के लिए हर स्टेट में, जैसे मारुति है तो 31 राज्यों में उसको करना पड़ेगा। और हर उसमें 3 फॉर्म है ना, और एक एनुअल फॉर्म है, तो अभी उसको 1100 फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि इंटर स्टेट की जो पहली आपकी समस्या थी, क्या वो दूर हुई है कि नहीं हुई है? सेम है, वो तो पहले भी इंटर स्टेट सेल पर सेल्स टैक्स कटता था, कर सकते थे, पर अब नहीं कर सकते ना, अब तो अलाउड ही नहीं है। नहीं, पहले भी अलाउड नहीं था, पहले भी अलाउड नहीं था। आपको 1 रुपए की भी सेल अगर इंटरस्टेट करनी है, आपको चाहिए ना, उसमें थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आपका मनीष जी कहने का आशय ये है कि जो कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स थी वो पहले भी थी, नहीं, जो रजिस्ट्रेशन लेने की बाध्यता, जी, जो सरने का कॉम्प्लिकेशन नहीं कहेंगे, कि छोटे व्यापारी को इंटरस्टेट व्यापार करने में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले भी उसे चाहे 1 रुपए का व्यापार करता हो, रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक था, अभी भी लेना पड़ेगा। जैसे आपसे मैं पूछता हूँ सिंपल सी बात, कि मैं आपसे कहूं कि मनीष जी आप प्रैक्टिशनर हैं, मुझे जीएसटी में इतने फॉर्म्स, इतना चीज़ें थोड़ी मुश्किल पेश आती है, मुझे 5 सजेशन दें कि कैसे आसान कर लें इसको। हाँ, नहीं, इसको मैं आते हैं पहले, तो मैं पहले या तो सारे पॉइंट्स का जवाब दे दूं जो समरी लिखी है, पहले उसको आप आसान वाला बताते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत विस्तार। अच्छा, समझ गया। तो देखिए, आसान करने में अभी क्या है, अगर कंसोलिडेटेड रिटर्न हो जाए तो आसान होगा, बहुत आसान होगा। दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण आसान होने वाला पॉइंट है वो है रिवीजन। अभी इसको रिवाइज करना आसान नहीं है। जीएसटी की रिटर्न को अगर आपने एक बार फाइल कर दिया वो फाइनल है, अगर इसमें रिवीजन का टाइम दे दिया जाए तो एक बहुत बड़ा सुख और रिलैक्स करदाताओं को होगा कि उसको रिवाइज करके दोबारा पेश करने का मौका जो अभी नहीं है भविष्य में दिया जाए। सर, तो एक बात मैं आपकी किताब पढ़ के समझ में मुझे आई कि आपने ये कहा प्रोफेसर साहब कि आपने आशंका जताई कि महंगाई बढ़ेगी इससे। मैंने जीएसटी की वेबसाइट पर जाके डेटा देखा, उनके विज्ञापन बताते हैं साहब कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं। अनब्रांडेड आटे पे पहले कुछ और टैक्स था, अब पहले के मुकाबले कम टैक्स है। साबुन तो पहले 27% टैक्स था, 18% टैक्स है। महंगाई को लेकर अगर हम बात कर लें सीपीआई या होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो वो भी बढ़ी हुई नहीं दिखती हैं। तो आपकी इस आशंका का आधार क्या है कि मतलब जीएसटी महंगाई बढ़ा रहा है या बढ़ा सकता है? देखिए, ऐसा है कि एक हम कहते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब है कि जितना पहले आप टैक्स कलेक्ट कर रहे थे उतना ही आप नई व्यवस्था में टैक्स कलेक्ट करेंगे, है?
तो इसमें यह था कि एक लेवल का टैक्स लगेगा, है ना, सभी चीज़ों पे। तो अगर सभी चीज़ों पे आप एक लेवल का टैक्स लगा देंगे तो जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पे भी टैक्स लगेगा। जब बुनियादी चीज़ों पे टैक्स लगेगा तो उससे होगा क्या कि सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि हम सब पे एक टैक्स नहीं लगाएंगे, हम एक हाई टैक्स और एक लो टैक्स करेंगे। लेकिन उसमें भी परेशानी आई, तो 5 रेट ऑफ टैक्स हो गए, 0%, 5%, 12%, 15%, 18% और 28%। उस पर एक और रेट हो गया कि आपने सेस लगा दिया 15% का, और जो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह उस पर अलग हो गया, कॉम्पोजिशन स्कीम है उस पर 1% का टैक्स अलग हो गया, तो 8 रेट ऑफ टैक्स हो गए, है ना। तो इसमें हुआ क्या है कि जो सर्विसेज हैं वो सारी 15% से 18% पहुंच गई, तो सारे सर्विसेज के दाम बढ़ गए। अब सीपीआई जो है, WPI में तो सर्विसेज आते ही नहीं, तो अगर सर्विसेज के दाम बढ़ते हैं तो दिखता नहीं है। सीपीआई में सिर्फ उसका 30% आता है सर्विसेज का, तो जो बाकी 70% है वो नहीं दिखता है। तो इसलिए दाम बढ़े हैं लेकिन वो सीपीआई और WPI में रिफ्लेक्ट नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि सीपीआई के बढ़ने का मतलब है दाम बढ़ रहे हैं, उनकी रफ्तार कम है बढ़ने की। यानी कि जैसे अगर आप एक बस में बैठे हैं तो बस की रफ्तार तो है लेकिन स्लो कर रही है पर फिर आगे बढ़ रही है, तो दाम बढ़ रहे हैं। मतलब आपका कहने का ये दाम बढ़ रहे हैं, हम बढ़े हुए दाम पे कर रहे हैं, लेकिन जो इंडेक्स है वो कैप्चर उसे नहीं कर पा रही, क्योंकि वो सर्विसेज वहां शामिल नहीं है। वो रेट ऑफ चेंज दिखा रहा है, वो चेंज नहीं, वो रेट ऑफ चेंज दिखा रहा है। तो यानी कि दाम तो बढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं वो रफ्तार थोड़ी कम हुई है ना। और उसकी वजह क्या है? कृषि के दाम गिरे हैं, कृषि में डिफ्लेशन हुआ है क्योंकि कृषक को परेशानी है, नहीं तो दाम ओवरऑल बढ़ते चले जा रहे हैं। एक चीज मनीष जी, जो वकील की भी चिंता के विषय है, प्रोफेसर साहब इकोनॉमिस्ट उनकी चिंता का विषय है, आप टैक्स प्रोफेशनल उसकी चिंता का विषय है कि करीब डेटा में चेक कर रहा था 1 करोड़ 20 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं जीएसटी में, रिटर्न खाली 75 से 80 लाख के आते हैं। ये क्या डिफरेंस है? जिस व्यक्ति ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है उसे रिटर्न फाइल करना आवश्यक है और पेनल्टी लगेगी और लगातार लगती चली जाएगी। तो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, पहले क्या था, ह्यूमन इंटरवेंशन था, कमिश्नर की अगर चॉइस होती थी तो वो माफ़ कर देता था, ये चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ाता है, मामूली टैक्स लगा के पेनल्टी लगा के छोड़ देता था। अब ये सिस्टम कैलकुलेटेड पेनल्टी है, तो जो लोग, चाहे वो संख्या 20 लाख की हो, उन सब पे पेनल्टी लगेगी। अभी भी सरकार ने 31 मार्च तक रिटर्न फाइल करने वालों को 30 सितंबर तक की अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो पेनल्टी माफ़ कर दी है। चूँकि नया कानून है इसलिए वो जनता को रिलैक्स दे रहे हैं कि धीरे धीरे आप सिस्टम में वेल वर्स्ड हो जाओ, तो अभी पेनल्टी लिए, लेकिन ऐसे सभी लोगों को अंततः रिटर्न फाइलिंग करने की स्थिति में आना ही। आपका कहने का आशय है कि अगर 1 करोड़ 20 लाख रजिस्टर्ड पेयर्स हैं तो 1 करोड़ 20 लाख को रिटर्न फाइल करके सबमिट करना पड़ेगा। एक चीज मैं प्रोफेसर आपके साथ आता हूँ, एक चीज जोड़ दूं कि जेटली साहब का स्टेटमेंट है कि 5% जो हैं वो 95% टैक्स दे रहे हैं और 95% जो है वो 5% टैक्स दे रहे हैं। तो यानी कि जो बड़े जो बिजनेस हैं वो 95% टैक्स दे रहे हैं और जो छोटे बाकी हैं, जो 65 लाख 70 लाख जो रजिस्टर्ड हैं, वो सिर्फ 5% टैक्स दे रहे हैं क्योंकि उनका व्यापार बहुत कम है। या जो रजिस्टर किए हैं, जैसे आपने कहा कि वो फाइल ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उस परेशानी में पड़ना नहीं चाहते कि उसमें 10 तारीख तक GSTR 1 भरना है, फिर GSTR को सस्पेंड कर दिया गया है पर 15 तक वो भरना है। उसके लिए अगर आप एक किराना स्टोर हैं, आप 300 आइटम रखते हैं तो आपको 300 लोगों को चेज करना पड़ेगा कि वो, एक मिनट मैं कह लूँ, तो उसको ऑटो पॉपुलेट करना है। अगर किसी ने नहीं किया है तो आप उसको जो चेज करें और फिर GSTR 3 फॉर्म है उसके आधार पे आपको टैक्स देना है। तो ये 4 बिलियन करीब करीब जो टैक्स जो वो फाइलिंग है हर महीने, उसमें बड़ी परेशानी आ रही है। और GSTR 2 नहीं होने से वहाँ पे चेकिंग होती थी, क्रॉस चेकिंग, कि आपने क्या फाइल किया, आपने क्या फाइल किया, उसको जो करके ब्लैक इकॉनमी को चेक किया। अब वो सस्पेंडेड है, इसलिए वो ब्लैक इकॉनमी को वो चेक। सो प्रोफेसर अरुण कुमार जी, आपका ब्लैक मनी में बहुत महत्वपूर्ण काम है और GST के जो तमाम फीचर्स और फ़ायदों में से एक ये बताया गया कि ब्लैक मनी का काम रुकेगा। GST की वेबसाइट पे बताया गया कि ब्लैक ट्रांजैक्शन कम हो गए हैं, लेकिन आपसे डिस्कशन में ये भी पता लगता है कि ब्लैक ट्रांजैक्शंस ग्राउंड पे कम नहीं हुए हैं। आपकी राय में क्या क्या चीज़ें ऐसी की जाएं जो GST को हम ब्लैक मनी प्रूफ बना पाएँ, जो उसका एक उद्देश्य था लाने का? देखिए, जो काले धन की अर्थव्यवस्था है वो कॉम्प्लिकेशन जितना होगा टैक्स में उतना वो और पनपेगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जब होता है तो उसको ही इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि अगर आप बर्फ़ी खरीदें, बर्फी के तौर पे तो उस पर टैक्स है, अगर आप उसको जो है प्रसाद के तौर पे खरीदो तो उस पर टैक्स नहीं है। अगर आपका होटल का बिल है ना,
तो 2,500 रुपए तक के कमरे का, 5,000 रुपए तक के कमरे का, तो उसमें आप मिस प्राइसिंग कर सकते हैं। उसी तरह जैसे ई-वे बिल है कि आप क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसमें आप मिस वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब तक पुलिस नहीं चेक करेगी तब तक वो जो है आप जो है उससे कर सकते हैं, और पुलिस चेक करेगी तो पैसे लेगी। उसी तरह से देखा गया है कि जैसे और इस सारी की सारी चेन है जो पूरे के पूरे बाहर से चल रही है, उसमें कहीं भी जीएसटी के नेट में नहीं आ रहा। दूसरी बात उसमें यह है कि जीएसटी में जितने एग्जेम्पशंस हैं तो वहां चेन टूट जाती है। यह कहा गया था कि पूरी की पूरी चेन शुरू से लेकर आखिर तक वो जीएसटी में रहेगी, पर जैसे आपने पेट्रोलियम गुड्स को बाहर रखा है, आपने कई चीजों पे जीरो आपने जो टैक्स कर दिया है, तो वो जो वहां पे है वो चेन जो टूटती है उसमें ब्लैक इनकम जनरेशन का जरिया फिर से बन जाता है। तो ये मेरा मानना है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स है। और जैसे कि अगर मैं टाइल प्रोड्यूस कर रहा हूं ना, मैं कहता हूं ये फर्स्ट टाइल है, ये सेकंड टाइल है, ये थर्ड टाइल है, तो मैं फर्स्ट टाइल को थर्ड टाइल के रेट पे जो बेच देता हूं। या मैं सीमेंट को कहूं कि मेरी लाइन क्लॉग हो गई थी, जब बिजली खत्म हो गई थी तो ये मैं जो जंक बेच रहा हूं, तो उसको मैं जब फर्स्ट सीमेंट को मैं जंक के तौर पर बेच दे रहा हूं। मैं सूटकेसेस हैं उनको सेकंड्स के तौर पे बेच दे रहा हूं जबकि वो एक्चुअल में हैं। ये पुराने जो ढर्रे थे ये अभी भी चल रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जब तक कि इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, है ना, और इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करने का मैंने एक जरिया बताया है, तब तक ये जो सारे हथकंडे और हैं। ब्रीफ में आपको यहाँ हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसे सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा है कि इसमें हर मतलब जैसे कि आपने कटोरी बनाई तो आपने शुरू किया खनिज लोहे से, है ना, फिर आपने पिग आयरन बनाया, फिर स्टील बनाया, बीच में ट्रांसपोर्ट है, ट्रांजैक्शन है, ये सब है, हर एक पे टैक्स लग रहा है। तो जब तक वो कटोरी है तो उसमें 100 चीजें आ गई, तो उसमें इनपुट क्रेडिट दिया, फिर टैक्स लगाया, फिर इनपुट क्रेडिट दिया, फिर टैक्स। पर असली में तो लास्ट पॉइंट टैक्स है, जितना भी टैक्स वो कटोरी पे पड़ रहा है। तो मेरा ये सुझाव है कि सारे बीच के स्टेजेस खत्म कर दीजिए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पे भी नहीं लगेगा, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर भी नहीं लगेगा, ई-वे बिल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लास्ट पॉइंट में टैक्स कलेक्ट कर लीजिए। और वो ये उसमें कॉम्प्लिकेशन है कि जो इंटरमीडिएट गुड है और फाइनल गुड, उसकी परिभाषा हमें देनी पड़ेगी, और वो हमारे इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में होता है। उसी तरह सर्विसेज में क्लासिफिकेशन है प्रोडक्टिव एंड कंजम्पटिव। कंजम्पटिव सर्विसेज पे लगाइए, प्रोडक्टिव सर्विसेज को बाहर रख दीजिए। जैसे लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको बाहर रख दीजिए, उनको इसमें परेशानी में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर जब भी ऐसा होगा तो जो 5% लोग हैं जो 95% टैक्स दे रहे हैं, वहीं से टैक्स कलेक्शन होगा। और जो 95% लोग हैं जो इस परेशानी के दौर में घूम रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को परेशानी हो रही है, बाकियों को सबको परेशानी, वो सारी छूट जाएगी। तो इस सिंप्लीफिकेशन से क्या होगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी धक्का नहीं लगेगा, अर्थव्यवस्था में टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा, और जो हमारे जो इतने परेशानियां आ रही है जीएसटी में वो सब खत्म हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन एक रास्ता है, लेकिन मनीष जी आपसे जानना चाहूँगा कि एक डिबेट और अक्सर आती है कि सिंप्लीफिकेशन तो तब हो जब हमारी टैक्स रेट्स स्लैब्स कम हो, टैक्स रेट्स कम हो। अभी तो काफ़ी सारी टैक्स रेट्स हैं, लेकिन एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि हम एक सिंगल टैक्स रेट की ओर मूव कर जाएं, सारे आइटम्स पे एक ही टैक्स रेट लगाएं, वो भी बहुत लॉजिकल तो नहीं है। जैसे हम अगरबत्ती, पान मसाला दोनों को एक ही पे टैक्स करें, तो एक वे आउट क्या है, रास्ता क्या है? देखिए, ये डिफरेंट सेल्स टैक्स रेट होना देश की स्थिति के लिए उचित है। देखिए, हमारा देश एक सोशल कंट्री है जहां सब तरह के लोग रहते हैं, गरीब भी है, अति गरीब भी है, मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग है, अति उच्च वर्ग है। अगर हम एक रेट करते हैं, फिर वो एक रेट 1 से लेकर 28 के बीच में कोई भी हो, उसको 100 क्रिटिक्स मिलेंगे। देखिए, खाने का सामान है, अगर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं तो अलग स्टैंडर्ड है, और अगर आप सड़क पर खाते हैं तो अलग स्टैंडर्ड है। तो वहां पर रेट कम होना चाहिए। गरीब को जो चीज गरीब के इस्तेमाल की है वो कम रेट पे हो, क्योंकि आज तो वो अपना ही जीवन यापन नहीं कर पा रहा। अगर हम एक रेट लगा देंगे तो अमीरों को भी उसका लाभ मिलेगा। एक रेट का नहीं कहा मैंने, सब पे आपकी बात नहीं कर रहा सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, एक रेट लगाना मेरे ख्याल से भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। इसके लिए और सही मामलों में प्रयास हुए भी हैं, जहां तक कि टैक्स का रेट ज्यादा है किसी प्रोडक्ट पे, इसके लिए हमने ये कैलकुलेशन एनालिसिस की है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स को जोड़ लें जो पहले था, और आज का जीएसटी कंपेयर कर लें, तो किसी भी एक भी आइटम पर रेट ज्यादा नहीं है। तो इन टोटो ओवरऑल किसी भी प्रोडक्ट पर महंगाई नहीं बढ़ी है जीएसटी की वजह से। राजनीतिक कारण हो सकते हैं, संग्रह की कमी हो सकती है, प्रोडक्शन ज्यादा या कम हो सकता है, बिजनेस का घटना ना घटना हो सकता है, बट जीएसटी की वजह से एक भी केस में महंगाई बढ़ी हो, ऐसा मैं नहीं मानता। सर, एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आती है, आपकी पुस्तक में मैं देख रहा था, आपके आर्टिकल में भी देखा मैंने, आपने जीएसटी के बजाय एक
टैक्स का प्रपोजल किया है, जीएसटी रिटेल सेल्स टैक्स सिंप्लीफाइड। तो ये एग्जैक्टली थोड़ा सा अगर हमें ब्रीफ में आप समझा पाएं तो तो एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा कि सिंप्लीफाइड टैक्स होगा, तो क्योंकि ये लास्ट पॉइंट टैक्स है, तो अल्टीमेटली कटोरी पे सारा टैक्स जा रहा है और वहीं से कलेक्ट हो रहा है। तो मेरा कहने का ये है कि सिर्फ कटोरी पे ही टैक्स लगा दिया जाए, उसमें आपने पिगारिन पे लगाया, स्टील पे लगाया, उसके ट्रांसपोर्ट पे लगाया, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट पे लगाया, वो सब आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि टैक्स तो आपको अल्टीमेटली वहीं से मिल रहा है। और जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर कहा कि 5% जो बिजनेस है वो 95% दे रहे हैं, तो एमआरपी पे लगा दीजिए कि एमआरपी पे इतना टैक्स रहेगा जो लास्ट पॉइंट पे पे होगा। बीच में जितनी सारी जो है, तो इससे जो 4 बिलियन आज ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जहां पे टैक्स लग रहा है हर महीने, वो घट के 40 मिलियन रह जाएगा, जो मैनेजेबल होगा। और जितने भी जो अभी परेशानियां हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को परेशानी हो, चाहे वो दूसरे छोटे उद्योगों को है, उनको जो हो जाए, तो यहां पे आपको 2 टैक्स लगाने की जरूरत है, एक जो है जो कम टैक्स और एक जो ज्यादा टैक्स। सिर्फ ये 2 टैक्स हो और वो एमआरपी पे लगे, और एमआरपी पे जहां पे कि सिर्फ जो आपका रजिस्ट्रेशन हो 50 लाख से ऊपर के टर्नओवर वालों पे, असंगठित क्षेत्र से बाहर रहेगा, तो असंगठित क्षेत्र को भी उसका फायदा मिल जाएगा। तो ये जो टैक्स होगा, इससे असंगठित क्षेत्र पे जो नुकसान है वो खत्म हो जाएगा, जो कॉम्प्लिकेशन है वो खत्म हो जाएगा। आपको GSTR1, GSTR2, GSTR3 इतने सारे जो फॉर्म्स हैं उसका जो झंझट खत्म हो जाएगा। तो इससे सिंप्लीफिकेशन से ब्लैक इकॉनमी भी आप चेक कर पाएंगे। जी जी जी, आपकी बात अरुण जी मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। आप बहुत पॉजिटिव जीएसटी को लेके हो रहे हैं, लेकिन एक जो मुझे परेशानी होती है कि भी डेटा 11 महीने का हमारे पास है, सिर्फ 3 बार 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है। तो मतलब इसको बेटर कैसे करें, इंप्रूव कैसे करें, खासतौर पर अब जबकि जीएसटी से बहुत उम्मीदें हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये प्रश्न आपका बिल्कुल वाजिब है। 1 लाख करोड़ का टारगेट जो बनाया था, वो जो टारगेट था देश की फाइनेंशियल नीड और डेवलपमेंट की लिए रिक्वायरमेंट जो फंड की थी उसको देख के बनाया गया था। अगर मैं फिर भी कहूंगा पुरानी एक्साइज, कस्टम और सेल्स टैक्स सारे राज्यों के और केंद्रीय जो इसमें नहीं है, हाँ कस्टम उसमें सीबीडी है ना, जो कस्टम में सीबीडी का जो वो अलग से कैलकुलेट करते हैं उसको, आरएनआर में उसको अलग से कैलकुलेट। तो आपके पास सही सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। कस्टम में भी जो एक्साइज का इक्विवेलेंट पार्ट लगता है कस्टम ड्यूटी में, वो हिस्सा है सीबीडी, है ना। इन सबको जोड़ लें तो भी हमारे आज के टारगेट से वो काफी कम है। देखिए देश में जो रिक्वायरमेंट है फंड के हिसाब से, इसलिए उन्होंने एक मैजिक नंबर 1 लाख करोड़ का लगाया। नहीं एक मिनट, आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये बहुत निराशाजनक नंबर नहीं है? 1 लाख करोड़ अगर बहुत बड़ा नंबर है, अगर हम इसको अचीव कर पाएंगे तो देश के लिए काफी पॉजिटिव है। पुराने नंबर इससे काफी छोटे थे, चूंकि देश में कर की चोरी बहुत ज्यादा बची है, कम हुई है, इस वजह से हम जो टारगेट पे आए हैं वो भी काफी है। अगर 90,000 करोड़ भी टर्नओवर है तो ये काफी ठीक है। बाकी देश में कुछ ना कुछ सीजन चलते हैं, जैसे दिवाली के आसपास का टाइम होगा, उससे पहले के 1-2 महीने में बिजनेस टर्नओवर काफी बढ़ेगा। आप इस बार देखें, मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्च में 1 लाख करोड़ का नंबर हम मतलब देश जरूर अचीव कर पाएगा। तो देश में ओवरऑल चोरी इतनी ज्यादा घटी है जिसकी वजह से कलेक्शन बढ़ा है। आप क्या मानेंगे, आप सी हैं इसलिए आपको पूरी। अब इसमें मैं एक छोटी सी बात ये जोड़ दूं कि चोरी होती कहां थी, फिर चाहे वो इनकम टैक्स में होती हो या जीएसटी में हो, सेल्स टैक्स में होती हो, चोरी शुरू होती थी एक्साइज ड्यूटी से। और एक्साइज ड्यूटी जनरली सब आइटम पर 16% थी। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर इसे देखता था कैसे मैं सामान को चुपचाप निकाल दूं, अंडर इनवॉइसिंग करके, अंडर इनवॉइस कर दूं या विदाउट इनवॉइसिंग निकाल दूं, कच्चे पेपर पर निकाल दूं, सीधे सीधे टैक्स बचता था। तो जैसे ही उस माल का फ्लो देश में बाहर आना बंद हुआ, सारे देश में परेशानी हुई, क्योंकि आप सामान हार्डवेयर कोई भी सामान लेने जाते थे या कोई भी टाइल लेने जाते थे, वो अंडर इनवॉइस में माल चल रहा होता था, वो सस्ता मिलता था। अब उस पर जब जीएसटी आ गया थोड़ा महंगा हुआ, देश को लगा, जनता को लगा कि तो महंगाई बढ़ गई, लेकिन सही मायनों पे उस पर रीजनेबल टैक्स लगा। देखिए अगर आप कोई छोटा बिजनेस चलाते हैं और चोरी की बिजली चलाते हैं, और अगर बिजली पे कड़ाई हो जाए तो आप कहें महंगाई बढ़ गई, तो ये महंगाई ना होकर जो जायज था वो लिया गया। तो इस तरीके से एक्साइज ड्यूटी, जो एक बार माल एक्साइज में बिना एक्साइज दिए बाहर हो गया, अब वो सेल्स टैक्स के भी कवरेज से तो ऑटोमेटिकली बाहर है, क्योंकि जो आदमी एक्साइज ही नहीं चुकी उस पर एक्साइज, इनकम टैक्स, जीएसटी भी नहीं लगेगा। इसलिए ये जो है डिफरेंस बतौर चार्ट का सर प्लीज एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं देखना चाहिए, टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखना चाहिए। जो इनडायरेक्ट टैक्स का जीडीपी का रेशियो था वो 11.5% है, और अब वो 11% है, यानी कि जितना कलेक्ट होना चाहिए था उससे कम हुआ है, हालांकि हर चीज पे बढ़ा है। उसी तरह हमारा जो डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो है
अगर ब्लैक इकोनॉमी को चेक करें तो वो बढ़ जाएगा, पर डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो भी नहीं बढ़ा है। एक्चुअली मनीष जी मैं कहना सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जैसे आप जो परसेंटेज वाइज बात करें, देखिए जीडीपी बढ़ रही है, अगर आप उनको पुराने नंबर को नए नंबर को एब्सोल्यूट नंबर से कंपेयर करेंगे तो शायद आपकी एनालिसिस में कुछ परिवर्तन आएगा। नहीं, पर वो तो हरदम ही होता है। देखिए आज 1970 से कंपेयर करें 1990 से, तो इसमें परसेंटेज ही देखना पड़ता है। ये बिल्कुल, जो आपसे दोनों की बात कैप्चर कैप्चर कर मैं समझ ही पा रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना अभी आ रहा है, भले कई महीनों में 1 लाख करोड़ से नीचे आता है, लेकिन उसको लेके हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, भविष्य में बढ़ेगा। डॉक्टर साहब कहना ये चाह रहे हैं कि अभी और कर जुटाने की संभावनाएं हैं और हम इससे ऐड कर सकते हैं उन चीजों। मेरा कहने का यह है कि हमें इनडायरेक्ट टैक्स तो धीरे धीरे कम करने चाहिए, डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इन्फ्लेशनरी होते हैं। तो हम इनडायरेक्ट टैक्स से डायरेक्ट टैक्स की तरफ जाएं, और जो छोटे मोटे 20 लाख 50 लाख जहां मतलब उन्हें आप उनसे मुक्त करें। आपके सवाल को मैं आगे लेके आता हूं पॉलिटिकल इकोनॉमी के एंगल पे साहब, कि इसमें हम देखते हैं कि साहब ममता बनर्जी ने इसकी आलोचना की, राहुल गांधी ने इसको गब्बर सिंह टैक्स बोला, लेकिन जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, अरुण जेटली जी का बयान था, बड़ा महत्वपूर्ण बयान था कि सारे फैसले वहाँ सर्वानुमति से यानी एकमत से हो रहे हैं, यानी बाहर लोग कुछ कह रहे हैं, अंदर कुछ एग्री कर रहे हैं। तो अभी जिस तरह की बातें उठती हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि कई बार तो आता है कि साहब इसको पूरा रिवाइज करके हटा के नया लेके आएंगे। क्या आपको लगता है कि इस पॉलिटिकल इकोनॉमी के सेटअप में ऐसा संभव है कि पूरा जीएसटी सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए और नया कर कोई व्यवस्था कोई पॉलिटिकल पार्टी लेके आ जाए? नहीं, अभी देखिए ऐसा है कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसका रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है, है ना, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल में जो एक सर्वानुमति से चीजें पास हुई। हालांकि पिछले साल जुलाई में पंजाब ने ऑब्जेक्ट किया था, उसने ये केरला ने ऑब्जेक्ट किया था और वेस्ट बंगाल ने ऑब्जेक्ट किया था, लेकिन है ना, तो जो जीएसटी काउंसिल है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स का तो वो एक मेजॉरिटी बना सकते हैं और वो कर सकते हैं। लेकिन बात वहां नहीं है, बात यह है कि बात शुरू हुई थी कांग्रेस से, तो अब कांग्रेस भी उस पोजीशन में नहीं है अपोज करे। तो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ जो असंगठित क्षेत्र है उसका रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। क्योंकि मैंने राज्यसभा कमेटी के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया था 2015 में, तो उस समय एमपीज को समझ नहीं आया। उन्होंने मुझे जुलाई में दोबारा बनाया 2017 में और कहा कि ये बात तो हमें समझ ही नहीं आई कि असंगठित क्षेत्र इससे बड़ी बुरी तरह से धक्का लगेगा, नहीं तो हम इसमें प्रावधान बदलते। अब ये बात खुल के आ रही है और इसीलिए कांग्रेस भी कह रही है कि हमें एक सिंपल जीएसटी लाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अब ये बात समझ में आ रही है कि जो असंगठित क्षेत्र है उसी की वजह से किसान परेशान है, यूथ परेशान है एम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो ये रिप्रेजेंटेशन जब आएगा बिल्कुल तब सही ढंग से डॉक्टर साहब की चिंताएं एक अलग लेवल की चिंता है कि भाई जो छोटा बिजनेसमैन है, जो फॉर एग्जाम्पल कक्षा 8 पास है, आप तो सीईओ और आपको अफोर्ड कर सकते हैं जो ठीक ठाक पोजीशन के लोग हैं, लेकिन एक कक्षा 8 पास व्यक्ति है जिसके बहुत टर्नओवर नहीं है, तो क्या बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बताइए कि आज की तारीख में जीएसटी का काम बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह के किया जा सकता है? निश्चित रूप से इस समय देश में ऐसे टैक्स के प्रोफेशनल आ गए हैं जो बहुत मामूली रेट पर जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं और उन्हें किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील की जरूरत नहीं है। और मैं अपनी जानकारी के मुताबिक बता दूं, ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो अपना जीएसटी अगर जरा सा भी सामान्य ज्ञान रखते हैं तो जीएसटी स्वयं ही कैलकुलेट करके रिटर्न फाइल करते हैं, बिल्कुल भी समस्या नहीं है। पुराने सेल्स टैक्स और एक्साइज के मुकाबले ये अत्यंत सुविधाजनक और आसान है और एरर फ्री है। अगर आपकी कोई गलती होती है तो आप अगले साल एडजस्ट कर लीजिए। तो अभी इस समय तो बहुत कम दामों में लोग जीएसटी की रिटर्न फाइल आसानी से करा पा रहे हैं। देखिए इसमें एक चीज है कि दो चीजें हैं, एक तो जीएसटी है और दूसरा कंप्यूटराइजेशन। जीएसटी बिना कंप्यूटराइजेशन के चल नहीं सकता। अगर आप पुराना जो सिस्टम था उसको भी कंप्यूटराइज कर देते तो वही जो सुविधा हो जाती। तो हम कंफ्यूज करते हैं, जो कंप्यूटराइजेशन का बेनिफिट है हम उसको जीएसटी का बेनिफिट बता देते हैं। जीएसटी अपने आप में बहुत ही कठिन टैक्स है क्योंकि उसमें सारे इनपुट और आउटपुट की वैल्यू चाहिए, वो बिना कंप्यूटराइजेशन के हो नहीं सकता। और जितने छोटे व्यापारी और वो हैं उनका कॉस्ट बढ़ रहा है। हालांकि सुविधा प्रोवाइडर्स हैं, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स हैं जो ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट तो बढ़ता है उनका, उनकी मार्जिन बहुत कम है, उनका जो प्रॉफिट कम होता है। और जो उनको जो मैंने बाकी जो गिनाए कि जो लार्ज स्केल सेक्टर उसको बेनिफिट है, इनको बेनिफिट वो नहीं है, तो वो लार्ज स्केल सेक्टर के कंपैरिजन में पिट जा रहे हैं। और ये डेटा दिखा रहा है कि बहुत बड़े स्केल पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के यूनिट्स बंद हो गए थे वो दोबारा खुले नहीं हैं, वो डील नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरा मानना है कि जो इसकी समस्या है वो तभी सॉल्व होगी जब जीएसटी को सिंप्लीफाई करके लगाया जाएगा, जिसमें कि जो असंगठित क्षेत्र बेनिफिट करे। जीएसटी सिंप्लीफाई हो, प्रोफेसर आपकी बिल्कुल सही समस्या है। मेरी समस्या दूसरी है मनीष जी, ये कि
जब मैंने एक नए प्रोफेशनल के तौर पे जीएसटी 2017 में देखा तो मैं बिल्कुल आश्वस्त था कि इतना फुल प्रूफ सिस्टम है, इसमें करप्शन हो नहीं सकता। मैं अब हर तीसरे दिन एक बिजनेस अखबार में खबर देखता हूं कि एक रैकेट पकड़ा गया, डिटेक्ट किया गया। आप चूंकि लॉ का बैकग्राउंड रखते हैं, खुद सीए हैं, ये कौन सी तरकीबें ऐसी हैं जिसको हम बिल्कुल फुल प्रूफ बनाते हैं? ये समझ लेते हैं। वो जो कर चोरी की और आप जो खबरें देख रहे हैं अभी 1-2 साल ही हो चलेंगे, इसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ, जिस दिन जीएसटी लागू किया गया उस दिन सभी लोगों से ये कहा गया कि आप लोग अपने अपने स्टॉक की पोजीशन बताओ, ठीक है, और उसमें अपना अपना उससे अकॉर्डिंगली जो जीएसटी आपने सेल्स टैक्स पे कर रखा उतना आपको जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। तो वो आपके अकाउंट में आपका जीएसटी आ गया। तो उस समय बहुत सारे फर्जी लोगों ने अपने अपने स्टॉक दिखाकर नकली अपने क्रेडिट बना लिया। तो उस क्रेडिट को खत्म करने के लिए वो नकली बिलिंग करने लगे। नकली बिलिंग करने में दूसरे लोगों को इसका फायदा होने लगा, तो उन्होंने फायदे को बांट बांट कर बिलिंग। आपको कहना है कि ये शॉर्ट टर्म फिनोमेनन है, लॉन्ग टर्म फिनोमेनन वन टाइम का पहला फिनोमेनन था जिसमें लोगों ने मौका देख के कि सरकार इतनी एक्सपर्ट नहीं होगी कि इसे पकड़ पाए, उन्होंने चोरी करने की कोशिश की। लेकिन इसमें पूरी बात कर दूं, लेकिन सरकार ने इस पे बहुत तगड़े सॉफ्टवेयर लगाए हैं जो इन पैटर्न को चेक करके वो पकड़ पा रहे हैं। पहले ये पकड़ने का सिस्टम ही नहीं था। अब तो वो उनकी नजर में अगर कोई पकड़ लिए गए हैं और नजर में नहीं आए तो वो भी पकड़ में आ जाएंगे। आपको कहना है कि 1-2 साल एट दी मोस्ट होगा मैक्सिमम। सर एक चीज कंप्यूटराइजेशन का फायदा हुआ ना, अगर वो कंप्यूटराइजेशन पहले वाले सिस्टम में होगा तो भी वही फायदा होता है। पहले क्या था, हर जीएसटीआर2 नहीं है, जीएसटीआर2 नहीं होने से आप बिल की मैचिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए जीएसटीआर1 किया, जीएसटीआर3 किया और आपका वो काम हो गया। तो इसलिए अभी भी वो मैचिंग ऑफ बिल नहीं हो रहा है। को एक मैं अगले लेवल पे लेके जाना चाहता हूं। जीएसटी काउंसिल के तजुर्बों से सीख समझ के अरुण जेटली ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये रखा है कि जीएसटी में फैसले हो रहे हैं सर्वानुमति से, लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टी आ रही हैं, पॉलिटिकल पार्टी एग्री कर रही हैं। तो उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और हेल्थ केयर, इन मसलों के लिए भी जीएसटी काउंसिल जैसी बॉडी बनाई जाए ताकि वहां फैसले बहुत तेज गति से हों, ट्रांसपेरेंट तरीके से हों। इसको आप फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर में किस तरह से देखते हैं कि अगर बहुत सारे काम इस तरह से होने लग जाएं तो किस तरह का तजुर्बा भारतीय लोकतंत्र जो इसका तजुर्बा है जो जीएसटी का, वो तो ये है कि हमारा फेडरलिज्म डिक्लाइन पे है। फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि हमारा जो स्टेट्स हैं उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। असम की रिक्वायरमेंट महाराष्ट्र की नहीं है, हिमाचल की रिक्वायरमेंट तमिलनाडु की नहीं है, इसीलिए ऑटोनॉमी की बात की गई थी, है ना, कि स्टेट्स को ऑटोनॉमी दिया जाए। यहां पे एक टैक्स रेट है, यानी कि अगर असम में टिम्बर ज्यादा है वो टिम्बर पे टैक्स लगाना चाहेंगे ज्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र में टिम्बर कम है वो तो इंडस्ट्री पे ज्यादा टैक्स लगाना चाहेंगे। तो इसलिए एक टैक्स रेट रखने का मतलब है कि आपके फिजिकल फेडरलिज्म पे आघात है, और इसीलिए यूएसए ने इंप्लीमेंट नहीं किया इसको, जीएसटी को, है ना, वहां पे जीएसटी नहीं है। जितने भी देशों में जहां पे फुल जीएसटी है, 160 जो देश हैं उनमें सिर्फ 6 हैं जहां पे फुल जीएसटी है, और उसमें मलेशिया ने विड्रॉ कर लिया, महातिर साहब ने आते ही विड्रॉ कर लिया, और जहां जहां इंप्लीमेंट हुआ वहां इन्फ्लेशन हुआ और परेशानी का दौर हुआ, कनाडा में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और सरकारें हार गई इलेक्शन। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो जीएसटी जैसी चीज है जिसमें कि लोकल बॉडी के लिए कोई टैक्स ही नहीं बचा, तो उससे फिस्कल फेडरलिज्म डेंट हो रहा है। तो अगर इस तरह की काउंसिल आप बाकी चीजों पर भी लगाएंगे और फिस्कल फेडरलिज्म को आप डिक्लाइन कर देंगे, तो हमारी लोकल बॉडी ऑटोनॉमी है, जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी है, वो डेंट हो रही है। तो फिस्कल फेडरलिज्म तो एक तरह से खत्म होता जाएगा, और जो सर्विसेज होती हैं वो बेस्ट प्रोवाइड होती हैं लोकल बॉडी के जरिए। तो वहीं पे अगर आघात हुआ तो बहुत परेशानी तो इस तरह से हमने देखा कि जीएसटी सिर्फ टैक्स नहीं है, इसका ताल्लुक हमारे संघीय ढांचे से भी है, इसका ताल्लुक हमारी पॉलिटिक्स से भी है। और मनीष जी ने बहुत आशावादी होते हुए ये संकेत दिए कि शुरुआती प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व हो जाएंगी, और जो सुस्ती हमें दिखाई पड़ती है कि 1 लाख करोड़ से नीचे का आंकड़ा हमको दिखाई पड़ता है, भविष्य में इसमें भी बेहतरी आएगी। और ये प्रोसेस है जिसमें लगातार होमवर्क किए जाने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि सब मिलजुल के इसे और बेहतर बना लेंगे या इससे और बेहतर विकल्प तलाश लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।